वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में मेटेलिक फेज ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना शुरू कर दिया था और इसमें हमने जो प्रोटोटिपिकल एग्जांपल ली थी मेटल की, उसको हमने कॉपर को ले लिया था। और कॉपर जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। जो उनकी कॉपर की यूनिट सेल है वो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉपर के, वो हर एटम जो कॉपर का, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जब ये क्रिस्टल बनता है तो आपके पास जो है एक लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी सैंपल ऑफ कॉपर में, आप सब सेक्शन ऑफ वायर भी हो सकती है, किसी वायर का एक सेक्शन हो सकता है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स वो इस सिस्टम में फ़्लो करते हैं और उससे आपको थर्मल और चार्ज कंडक्टिविटी मिलती है। और इन मेटल्स में जिस तरह कॉपर है, इसमें आपको हाई चार्ज कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी मिलती है, जो कि एक डिफाइनिंग फीचर है इन इस मेटेलिक फेज का। अब मेटल्स जो हैं वो दो बुनियादी कैटेगरीज हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स और कोरिलेटेड मेटल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स जो हैं वो मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, गोल्ड वगैरह हैं, जिनमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को आप जो है एक गैस ऑफ फ्री पार्टिकल्स के तौर पे ले सकते हैं। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरेक्शंस को इग्नोर करके जो मॉडल बनाते हैं वो भी इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को रीजनेबली एक्सप्लेन करता है। तो इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स। दूसरी क्लास ऑफ मेटल्स वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरेक्शंस जो है उनको कंसिडर करना पड़ता है अगर कोई आपने सही उनकी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करने के लिए मॉडल डेवलप करना है। इसका मतलब ये हुआ, जो भी मॉडल डेवलप किया जाता है उसमें आपकी कोशिश ये होती है कि मॉडल सिंपल हो, सिंपल इन द सेंस कि वो उसमें एसेंशियल फीचर्स तो मौजूद हों मगर हम उस मॉडल को सॉल्व भी कर सकें। तो इन जो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स हैं, इनकी मॉडल की खुसूसियत ये है कि ये सिंपल मॉडल जो है उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरेक्शंस को इग्नोर कर सकते हैं और आपको फिर भी रीजनेबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जबकि कोरिलेटेड मेटल्स के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कोरिलेटेड मेटल जिसमें इंटरेक्शंस की बात जब की जाए तो इट्स रादर मोर डिफ़िकल्ट, एक ज़्यादा मुश्किल मॉडल बनता है, मगर उनकी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करने के लिए एक हमारी मजबूरी, इसका मतलब है कि वो कोरिलेटेड मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरेक्शन जो हैं वो एक एसेंशियल फ़ीचर है उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने की, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अलबत्ता फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं और हम देखेंगे कि, और किसी हद तक हमने, अगर आपको याद हो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के पिछले कोर्सेज, तो उसमें आपने ये किया भी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स को डिस्क्राइब करने के लिए हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो एक मॉडल ड्रूडे ने दिया था। ड्रूडे ने सन 1900 में, पॉल ड्रूडे के नाम पे है जिसने ये मॉडल दिया। और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस मॉडल में क्लासिकल पार्टिकल्स के तौर पे ट्रीट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट तो नहीं करते मगर आयंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे स्कैटर होते हैं। और उससे आपको अगर याद होगा, ये आपने पिछले कोर्सेज में पढ़ा हुआ है, कंडक्टिविटी जो है वो ये निकल आती है। कंडक्टिविटी आज ये है कि अगर आप जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो आपको जो है इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ करंट डेंसिटी, और आप यहाँ से जो है ये कंडक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सिस्टम पे लगाया। जैसे मैंने कहा कि ये जो सेक्शन है कॉपर वायर का, इसको के साथ बैटरी के टर्मिनल्स आपने लगाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है सिस्टम पे, उसके नतीजे में जो है करंट फ्लो करेगा जो
जो करंट डेंसिटी है, और ये प्रॉपर्टी है एसेंशली मटेरियल की। और इस मॉडल के अंदर जब आप कैलकुलेट करते हैं कंडक्टिविटी, तो वो फिर ये रिज़ल्ट आता है जिसमें n जो है ये नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, number of conduction electrons per unit volume. This is the mass of the electron, this is the charge of the electron, and tau is what is called the relaxation time, average time जिसमें ये scatter होते हैं electrons from the ions. तो इससे आपको जो है ना, ये इस सिंपल से मॉडल से आपके पास बुनियादी जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में कैसे मूव करते हैं और कंडक्टिविटी क्या मिलती है आपको और करंट डेंसिटी क्या मिलती है इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा और अभी भी है, और इसमें जो है ये क्लासिकली ट्रीट किया गया। और उसकी वजह ये है कि उस ज़माने में क्वांटम मैकेनिक्स तो डेवलप नहीं हुई थी। जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई तो सन 1924-25 में समरफेल्ड ने ये मॉडल डेवलप किया, यानी कि ड्रूडे मॉडल में को इम्प्रूव किया, और उसमें जो एक एसेंशियल फीचर उसने और डाला, वो उसने रियलाइज़ किया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स हैं, तो इनको हमें क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करना चाहिए। तो जब अब इस केस में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स के तौर पे ट्रीट करते हैं, यानी कि ये फर्मियॉन्स हैं। और एक फर्मी गैस आप समझ लें, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक फर्मी गैस के तौर पे आप उसको लेते हैं। अच्छा, इसमें दो मैंने फिर डिस्कस किया था कि समरफेल्ड मॉडल में भी दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट बज़ाहिर जो हैं इस मॉडल में शामिल नहीं की गई। एक इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरेक्शंस, और एक जो है क्योंकि ये क्रिस्टल्स हैं तो आयन जो हैं वो पीरियोडिकली लोकेटेड इन स्पेस हैं, तो वो जो पीरियोडिक आयन्स की जो पोटेंशियल है उसको भी क्यों इग्नोर किया जाता है, तो उसकी जस्टिफिकेशन किसी हद तक देने की कोशिश की गई थी पिछले लेक्चर में। अच्छा, थोड़ा सा मैंने पिछले लेक्चर में इस बात का भी जिक्र किया था, क्योंकि हम समरफेल्ड मॉडल में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम गैस ऑफ फर्मियॉन्स के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, तो ज़रा ये भी देखने की कोशिश करनी चाहिए कि एक गैस ऑफ फर्मियॉन्स यानी कि फ्री फर्मियॉन्स गैस जो है, इसमें हम इंटरेक्शन बिटवीन द फर्मियॉन्स को कंसिडर नहीं कर रहे। उन फर्मियॉन्स की एक एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि हमारे मेटल्स के फेज़ में ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के को हम ले रहे हैं जब ट्रांसपोर्ट स्टडीज़ कर रहे हैं। तो हम ये भी, मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर में इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि अगर हम गैस ऑफ फर्मियॉन्स लें और अगर गैस ऑफ बोसॉन्स लें तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो यू इन ईच केस वी आर थिंकिंग ऑफ एन फर्मियॉन्स और एन बोसॉन्स, इधर मुझे बोसॉन्स लिखना चाहिए था, एन बोसॉन्स। एन समझ लें आपके काफ़ी लार्ज नंबर है, एक्सक्यूज़ मी, इसको ज़रा उससे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं तो इसी तरह लिख देते हैं। तो एन फर्मियॉन्स अगर आप ले लें जो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, एन बोसॉन करें, थिंक ऑफ एन फर्मियॉन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर इन अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ वॉल्यूम बी। और इसी तरह बोसॉन्स को ले लें, एन बोसॉन्स हैं इन अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ वॉल्यूम बी, एंड यू आर स्टडिंग देम एट वेरी लो टेम्परेचर, टी इज़ इक्वल टू 0 समझ लें, टेम्परेचर 0 टेम्परेचर आप इनकी स्टडी कर रहे हैं। तो फर्मियॉन्स की जो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये स्टेप फंक्शन होता है, जो कि आप जानते ही हैं कि यानी ऑल द स्टेट्स अप टू अ पर्टिकुलर वेव वेक्टर जो है वो फील्ड हैं, एंड ऑल द स्टेट्स बियॉन्ड आर एम्प्टी। उसकी वजह यह है कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए आप जो हैं एक स्टेट में दो ही इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हैं। तो अब हम फर्मियॉन्स को आप इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे ले लें जो कि हमारे उससे पर्टिकुलर है, तो हर स्टेट में एक स्पिन अप और स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी एक स्टेट में नहीं डाल सकते। ये फर्मियॉन्स हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। बोसॉन्स पे ऐसी कोई कैद नहीं है, देयर इज़ नो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर बोसॉन्स। सो द लोएस्ट मोमेंटम या वेव वेक्टर स्टेट में भी जो है आप इन बोसॉन्स को रख सकते हैं। तो जो बेसिकली
आप स्टेट डिफ़ाइन कर रहे हैं वो आप जो स्टेट आप डिफ़ाइन कर रहे हैं वो के सिग्मा की टर्म्स में, ये कैट की फॉर्म में लिखें। तो ये वेव वेक्टर और सिग्मा जो है ये स्पिन प्रोजेक्शन है अप डाउन, अप भी हो सकता है तो जो हर मोमेंटम पे एक स्पिन अप स्टेट भी है और एक स्पिन डाउन भी स्टेट भी है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरीके से फिल करेंगे, बोसॉन्स पे कोई कैद नहीं है तो लोएस्ट मोमेंटम स्टेट में भी हो सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्मियन जो हैं ये 3 डायमेंशंस में दे फिल अ स्फीयर विच इज़ कॉल्ड द फर्मी स्फीयर, और फर्मी स्फीयर का जो रेडियस है वो फर्मी वेव वेक्टर होता है, के एफ से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये के एफ जो है वो फर्मी वेव वेक्टर है, फर्मी वेव वेक्टर ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बस ये टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 पे हम ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली ये ट्रू वेरी लो टेम्परेचर पे। आप देखेंगे मगर एक टेम्परेचर स्केल की हम बात करेंगे तो ये इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी 0 टेम्परेचर, इट कैन बी हायर देन 0 टेम्परेचर, बट स्टिल आप अगर टेम्परेचर स्केल की बात करें ना उसकी भी चलें बात कर लेते हैं। और अच्छा, एक तो ये चीज़ आ गई। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि जो फर्मी स्फीयर है ये वाला, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी जो है ऑन द सरफेस ऑफ द फर्मी स्फीयर में उनकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ है। वी एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, के एफ द फर्मी वेव वेक्टर या फर्मी वेव नंबर है जब आप इसको के एफ स्क्वायर्ड है, तो ये फर्मी एनर्जी कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं फॉर गैस ऑफ फर्मियंस। अच्छा, इसी तरह हम जो है एक टेम्परेचर स्केल भी निकाल सकते हैं, यानी के बी टी एफ में अगर लिखूँ थर्मल एनर्जी को अगर ई एफ से के बराबर रखूँ तो मैं टी एफ एक डिफ़ाइन कर सकता हूँ जो कि है ई एफ ओवर के बी, इसको हम कहते हैं ये सारे जो बॉक्स में लिख रहा हूँ वो, ये जो बॉक्स कर रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ है, इसको हम कहते हैं फर्मी टेम्परेचर। ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ अ फर्मी गैस है। ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि कब आप जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिजेनरेट फर्मी गैस कब ये होल्ड करता है। इसको थोड़ा बाद में मैं जिक्र करूँगा, अभी तो हम सिर्फ समझ लें कि हम एक तरह से डिफ़ाइन इनको कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ख़ास जो फ़र्क था कि फर्मियन जो हैं दे फिल ऑल दीज स्टेट्स, देयर आर लॉट ऑफ दीज स्टेट्स इन देयर एंड ऑल ऑफ दीज स्टेट्स आर फिल्ड बाय फर्मियंस, 2 इन ईच स्टेट, 1 स्पिन अप एंड 1 स्पिन डाउन। इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं तो एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन है। अलबत्ता अगर आप बोसॉन्स को लें तो बोसॉन्स कैन बी इन द लोएस्ट मोमेंटम वेव नंबर एनर्जी स्टेट। तो जब इस स्टेट में होते हैं बोसॉन्स, क्योंकि उन पर कोई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, तो ये कॉन्डेंसेट फॉर्म करते हैं कि अगर टोटल नंबर n है तो टोटल नंबर n जो है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है। तो ये उसको आप लोएस्ट मोमेंटम स्टेट भी कह सकते हैं, लोएस्ट वेव नंबर स्टेट भी कह सकते हैं, और ये फॉर्म करते हैं व्हाट इज़ नोन एज बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, BEC, जो पहले बोस और आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था फॉर गैस ऑफ बोसॉन्स कि बोस गैस को अगर आप n बोसॉन्स लें जो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो एक ख़ास टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर को लोअर करना शुरू करेंगे तो एक फेज़ ट्रांजिशन होगी और ये जो है ये कॉन्डेंसेट फॉर्म होगा और ये जो नया फेज़ अकर करेगा ये बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहलाता है। अच्छा जी, अब हम जो है जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था कि ये मैनी बॉडी जो फर्मियंस हैं, n fermions, and think of n fermions in a cube of volume V, तो उनकी ये
ग्राउंड स्टेट एनर्जी वगैरह क्या है, स्टेट क्या है, एक्साइटेशंस क्या हैं लो एनर्जी, वो सारे सवाल हम करना चाहते हैं फॉर्मली। यहाँ जो मैंने तस्वीर में बना के आपको बताया है यही एसेंशियल फीचर्स हैं इनके, मगर अब हम इनको थोड़ा सा मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मगर जहन में आपने ये तस्वीर रखनी है, ये जो तस्वीर है ना कि मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशंस, इनको आप जहन में रख लेंगे, और अगर बोज़ॉन्स को, तो आपको बुनियादी जैसे फिज़िकल पिक्चर मिल जाती है। तो हमारा जो पर्टिकुलर सिस्टम है, लेट्स बी मोर फॉर्मल, वो हम कंसिडर कर रहे हैं n इलेक्ट्रॉन्स in a cubic box of volume v, जो कि आप कह लेंगे क्यूब के जो साइड लेंथ्स हैं वो l हैं, तो क्यूब के जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम l क्यूब्ड हो जाएगा। We treat the electrons as free inside the box, बॉक्स के इनसाइड पे वो फ्री है। हम जो है जो एजेस ऑफ द बॉक्स है उसमें हम कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अवे फ्रॉम द एजेस में कंसर्न है। तो वी ट्रीट द इलेक्ट्रॉन्स एज फ्री, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो हमारा ये बेसिकली आप समझ लें कि ये हम मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। मॉडल हम कॉपर मिसाल के तौर पे मेटल है, तो हम ये कह रहे हैं कि वी हैव वन सैंपल ऑफ कॉपर, और उसको हम एक समझ लें कि क्यूबिक बॉक्स के तौर पे ले रहे हैं, और उसमें जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम फ्री ट्रीट कर रहे हैं इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, अब ये हमारा जो आप समझ लें सिंपल मॉडल है, जिसमें हमें पता है कि अगर हम कंडक्टिविटी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ स्टडी करना चाहते हैं, चार्ज कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी, तो बेसिक जो एंटिटीज़ हैं जो कि आपको ये कंडक्टिविटी दे रही हैं वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ऑन दीज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी आयंस वगैरह को हम भूल गए हैं, ठीक है ना। तो जब मॉडल को इम्प्रूव करेंगे तो फिर हम आयंस को भी शामिल करेंगे। तो अभी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की सिंगल पार्टिकल स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेन वेव स्टेट्स। जिनको हम लिख सकते हैं, जो कि हम फेमिलियर ही हैं, प्लेन वेव। अगर आपको अब ये अगर आपको जिसे कहते हैं कि कुछ रिवाइज करना है, तो आप इस तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हैं कि आप जो क्वांटम मैकेनिक्स का इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वाला वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, एसेंशली उसी की जनरलाइजेशन है। वहाँ पे हम आपको, अगर आपको याद हो, तो जो हम सोल्यूशन लिखते हैं उसको हम फाई के, अब इसमें सिग्मा एक स्पिन का इंडेक्स हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है, अगर आप याद करें तो वो हम उसमें इसी तरीके से लिखते हैं। अगर लेंथ ऑफ द वेल जो है, जो वेट ऑफ द वेल एल से हम उसे ज़ाहिर कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल आई के एक्स लिख लेते हैं। ये वन डायमेंशन में है, ठीक है ना। तो उसी की जनरलाइजेशन है कि अब वहाँ पे वन डायमेंशनल बॉक्स था, ये थ्री डायमेंशनल बॉक्स है, तो ये थ्री डायमेंशनल जनरलाइजेशन है। एक नया फीचर इसमें यह आया है, कि हमने जो है इसमें ये स्पिन स्टेट इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पिन अप और स्पिन डाउन भी हो सकते हैं लॉन्ग एनी एक्सिस, जिसको हम आमतौर पे जी एक्सिस ले लेते हैं। तो स्पिन अप इलेक्ट्रॉन, स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन की ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको इधर हमने शामिल किया है। तो ये जो कैट है ये स्पिनर कहलाता है। तो ये जो है ये इसको हम ले सकते हैं एज इधर अप और डाउन,
ये कैट्स हैं। अप स्पिन के लिए यहाँ अप स्टेट आ जाएगी, डाउन स्पिन के लिए ये डाउन आ जाएगी, ठीक है। तो ये वो 3 डायमेंशन जनरलाइजेशन है। इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्री ट्रीट कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री ट्रीट करने की वजह से हम, जो हमें पता है कि फ्री पार्टिकल का सोल्यूशन, श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन से ही आया, यानी कि माइनस, यानी इसी इक्वेशन से आया जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने एनर्जीज फाइंड की। चलो इसको स्मॉल एप्सिलॉन की नोटेशन में कर देते हैं, बुक की नोटेशंस को फॉलो करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करें ना, तो ये हमने सॉल्व किया हुआ है, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स की कोर्सेज में, तो उसको हम डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो भी हम लिख सकते हैं। एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री, देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। और मैंने आपको कहा है कि हम जो है ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर से दूर हैं, तो दे आर जस्ट फ्री एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट द ओनली थिंग दैट वी हैव टू वरी अबाउट इज some boundary condition, ताकि ये तो बाउंड्री कंडीशन ऑन द वेव फंक्शंस, जब वो बाउंड्रीज पे पहुंचते हैं, तो वो हम आमतौर पे पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस ले लेते हैं। आपको याद होगा ना, जब ये सॉल्व करते हैं इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वाली प्रॉब्लम भी, तो आप ये कह देते हैं कि जी ये जो है ना, द वेव फंक्शन गोज टू जीरो एट द बाउंड्रीज। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन ले लें, जो ज़्यादा कन्वीनियंट है जब प्लेन वेव स्टेट्स आप इस्तेमाल करते हैं। प्लेन वेव स्टेट्स जो है, सोल्यूशन जो है हम साइन और कोसाइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में है। लेकिन जिस वक्त आप जो है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप प्लेन वेव स्टेट्स इस्तेमाल करें, वो जो प्लेन वेव स्टेट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाती हैं अगर आप पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस लें, तो इन्हें पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि 3 डायमेंशनल बॉक्स है और जो आपका वेव फंक्शन है वो 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, तो जब ये बाउंड्री पे पहुंचते हैं तो ये बाउंड्री पे इन वेव फंक्शंस का क्या बिहेवियर है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन है। इसका मतलब है जो वैल्यू जो है एक्स पे है, एक्स प्लस एल पे भी वेव फंक्शन की वही वैल्यू है। इसी तरह जो वाई पे वैल्यू है वही वाई प्लस एल पे भी होगी, और जो z पे वैल्यू है, सॉरी दिस इक्वल टू, और जो z पे वैल्यू है वही, यानी कि एक वॉल पे जो वैल्यू है वो दूसरी वॉल पे भी वही होगी। ये पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन। और पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन अगर आप को सॉल्व करें ना, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन को, तो फिर आपको जो है आप ये फाइंड करते हैं कि जो आपके के एक्स, के वाई और के जी जो हैं, ये इनकी ये वैल्यूज़ अलाउड हो जाती हैं। आपको याद होगा ना कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में भी जब आप इन्फिनिट पोटेंशियल वेल को 1 डायमेंशन में करते हैं, तो ये जो बाउंड्री कंडीशन ऑन द वेव फंक्शन है, वहाँ से आपके पास ये जो है ये वैल्यूज़ आपके पास आते हैं, सॉरी। तो वहाँ पे भी जो बाउंड्री कंडीशन ऑफ द वेव फंक्शन से आपको क्वांटाइजेशन ऑफ द वेव नंबर मिलता है। तो यहाँ बिल्कुल वही चीज़ है, एग्जैक्टली वही है, बस को 3 डायमेंशन में आपने कर दिया। और इनको अगर हम शॉर्ट लिखना चाहें 2π/L, इनके दरमियान इनकी सेपरेशन जो है वो 2π/L है, इनटू n है। n जो है कोई इंटीजर है, तो इंटीजर को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये z जो आ रहा है, सो n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको थोड़ा और क्लैरिटी से लिख लेते हैं। तो ये अगर आप जिस किताब पढ़ें तो सेक्शन 2.2 जो है वो आप रीड कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ जनरलाइजेशन। तो अब ये जो आपके पास जो वेव नंबर्स हैं एक्स, वाई और जी डायरेक्शन में, वो क्वांटाइज्ड हो गए इन यूनिट्स ऑफ 2π/L, वेयर L इज द साइड लेंथ ऑफ द क्यूबिक बॉक्स। ठीक है।
अच्छा जी, अगर हम ग्राउंड स्टेट ज़ीरो एनर्जी, अगर हम अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द फ्री फर्मी गैस, द फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, यानी अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मैनी बॉडी ग्राउंड स्टेट, यानी अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाए और ये मुख्तलिफ स्टेट्स को फिल कर रहे हैं। अब स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो वही मैंने जैसा पहले कहा कि सिग्मा से ज़ाहिर हो रही हैं, ये है। तो स्टेट को डिफ़ाइन कर रहे हैं 4 नंबर, kx, ky, kz एंड सिग्मा, अप और डाउन, ठीक है ना। तो ये जो स्टेट्स हैं, ये तो स्टेट्स हो गई। अब इनको अगर आप इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं, और जहन में रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स फर्मियॉन्स हैं, पॉली स्क्रीन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करते हैं, एक स्टेट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इनको अगर हम फिल करें पॉली स्क्रीन प्रिंसिपल को सामने रखते हुए, तो ये जो मैनी बॉडी मिनिमम एनर्जी स्टेट बनती है, उसकी एनर्जी क्या है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है मिनिमम एनर्जी स्टेट। तो n इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने इन स्टेट्स को फिल करना है सच दैट पॉली स्क्रीन प्रिंसिपल के कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो और मिनिमम एनर्जी भी हो उनकी, यानी कि आपने जो लो लाइंग स्टेट्स हैं उन्हीं को फिल करना है, ठीक है ना। नीचे जो स्टेट्स हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स हैं, उनमें से किसी को आपने मिस नहीं करना, उन्हीं को फिल करेंगे, तो तभी आपके पास मिनिमम एनर्जी स्टेट बनेगी, मैनी बॉडी स्टेट। तो अब सिचुएशन ये है कि हमने जैसा पहले जिक्र किया कि जो आपका ये जो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है वो ये फील्ड फर्मी स्फीयर है, ज़ीरो टेम्परेचर पे हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं तमाम लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स को फिल करेंगे, स्टार्टिंग विद के ज़ीरो से शुरू करते हैं, फिल करना शुरू करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू के एक्स, के वाई, के जी, और वो फिल करते 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 दे विल फिल ऑल these स्टेट्स अप टू द फर्मी सरफेस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द फर्मी, इसका मतलब ये है कि इसमें अगर हम इसका आंसर हासिल करना चाहते हैं तो जहन में रखिए कि जो हर के पॉइंट है उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ, अब देखें ना, स्टेट्स को फिल करना है, मगर स्टेट्स जो है ना वो कंटिन्यूस नहीं है इस फर्मी स्फीयर के अंदर। स्टेट्स के दरमियान सेपरेशन है 2π/L की, यानी 2π/L लॉन्ग ईच एक्सिस। के एक्स, हर जो के एक्स पॉइंट है, हर जो के एक्स पॉइंट है, ये जो के एक्स पॉइंट है, इनमें स्टेट्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल अमाउंट विच इज़ 2π/L, ठीक है ना। तो अगर एक 2π/L अगर ज़ीरो पे है तो नेक्स्ट जो है वो 2π/L पे है, प्लस उसमें फिर 2π/L करते चले जाएँ और आपके एक्स, इसी तरह के वाई और इसी तरह के जी पे। तो इसका मतलब ये है कि हर जो स्टेट है, वॉल्यूम ऑफ ईच के स्टेट कह लें या के पॉइंट कह लें फर्मी स्फीयर, उसका जो वॉल्यूम है वो 2π³ है, ठीक है ना। v इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ये कहाँ से आया कि 3 है ना, अलॉन्ग द के एक्स, अलॉन्ग के वाई, अलॉन्ग के जी, तो 2π इंटू 2π इंटू 2π, 2π³, L इंटू L इंटू L इज़ द वॉल्यूम। L³ जो है ना वो क्यूब का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द फर्मी स्फीयर क्या है? वॉल्यूम ऑफ फर्मी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द फर्मी स्फीयर 4π/3 kF³, ठीक है ना। ये स्फीयर है, तो स्फीयर का जो रेडियस होता है उसकी टर्म में आप वॉल्यूम को लिख सकते हैं, और ये जो फर्मी स्फीयर है इसका रेडियस जो है वो kF, तो उसकी टर्म्स में आपने इसका वॉल्यूम लिख लिया, ठीक है। अब हर जो ये के स्टेट है इसमें आपको पता है स्टेट जो डिफ़ाइन कर रहे हैं हम वो के वैल्यू से भी कर रहे हैं, जिसको हमने इधर ले लिया, मगर साथ साथ
एक और वेरिएबल भी है, वो है सिग्मा। तो हर के स्टेट जो है उसमें अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। हर के स्टेट में इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हर इस के स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स n है तो 2 इलेक्ट्रॉन हर स्टेट में हो सकते हैं, और इनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ के स्टेट से, इन द फर्मी स्फीयर। ये रिलेशन होल्ड करनी चाहिए, यानी कि आपने, क्योंकि आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है ना वो फिक्स्ड है, वो नंबर जो है आपने फिक्स किया है टोटल n, तो वो n ही इलेक्ट्रॉन जो हैं इन स्टेट्स को फिल करेंगे। और अगर नंबर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फर्मी स्फीयर है ये बड़ा होता चला जाएगा, के एफ बड़ा होता चला जाएगा। तो अगर आप नंबर फिक्स कर दिया आपने तो के एफ भी फिक्स हो जाएगा, मगर आपने तमाम तर जो स्टेट्स हैं उनको फिल करना है 2 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हर के स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और आप फिल करते 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 आप टोटल नंबर n को जो है ना एग्जॉस्ट कर देते हैं। यानी कि आप इधर से स्टार्ट करते हैं और फिल करना शुरू करते हैं, करते 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 ऊपर तक चले जाते हैं। तो टोटल नंबर n जब कंप्लीट हो जाता है तो वो डिफाइन कर देता है के एफ वैल्यू जो है, या वॉल्यूम ऑफ द फर्मी स्फीयर। एक ही बात है, के एफ कह लें या वॉल्यूम, तो क्यों के एफ मिल जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द फर्मी स्फीयर मिल जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ के स्टेट्स कितनी है फर्मी स्फीयर में। वो बहुत आसान है, क्योंकि वॉल्यूम फर्मी स्फीयर का पता है, वॉल्यूम हर के स्टेट का पता है, तो फर्मी स्फीयर के वॉल्यूम से अगर हम के स्टेट के वॉल्यूम हर के स्टेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ के स्टेट्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू फर्मी स्फीयर के वॉल्यूम से मैं के स्टेट, हर के स्टेट की वॉल्यूम को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो आ गया वी के एफ क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 3 पाई स्क्वेयर्ड, और ये टोटल n के बराबर है। अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन इस सेंस में है कि ये एक मैक्रोस्कोपिक नंबर जो कि n है, एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जो कि के एफ है, उसको आपस में रिलेट कर। के एफ जो है वो वेव नंबर है उन इलेक्ट्रॉन का जो कि फर्मी स्फीयर पे है, फर्मी सरफेस पे है, ऑन सरफेस ऑफ द फर्मी स्फीयर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है जो कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, और n जो है, कैपिटल N जो है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आपस में रिलेट हो रहे हैं। तो अगर आप जो है n को v से डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर डेंसिटी आ जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से आमतौर पे लिखते हैं कि इसी रिलेशन को अगर हम इन्वर्ट करें तो के एफ जो है 3 पाई स्क्वेयर्ड n आ जाता है 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ से इसी रिलेशन से इसको इसके बराबर रखें, v को इधर ले जाएं तो आपके कैसे दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिकॉज इट गिव्स यू, टेल्स यू दैट द वेव नंबर or the volume of the Fermi sphere depends on only one quantity, and which is the number density of electrons, ठीक। तो इसका मतलब ये, अगर आपने वॉल्यूम को फिक्स किया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते चले जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ द फर्मी स्फीयर भी बढ़ता चला जाएगा। और दिस इज़ वेरी रीजनेबल लॉजिकल बिकॉज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करना है। तो अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे तो हायर एनर्जी स्टेट्स जो हैं या हायर के वैल्यू वाली स्टेट्स जो हैं, के स्टेट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब है कि फर्मी स्फीयर बड़ा होता चला जाएगा। अच्छा, अब हमें तो इंटरेस्ट है कि हम एनर्जी मालूम करें। एनर्जी हम कहते हैं कि जी हम व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन द मीन एनर्जी, ठीक है। मीन एनर्जी मीन्स या आप कह लें कि एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी जो है E जो है will be sum over k sigma, or kinetic energy of electrons in all the states, and you sum over. Sorry,
टू तो आ गया इस वजह से क्योंकि ये जो है हर स्टेट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उसको अपने सिग्मा के ऊपर जो सम है वो बेसिकली इधर, क्योंकि हर स्टेट की एनर्जी, हर इलेक्ट्रॉन की विद स्पिन अप हो या स्पिन डाउन हो, सेम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो है h² k²/2m, तो सिग्मा के ऊपर जो समेशन है वो आपको 2 दे देती है। बाकी अब आपके पास ये रह गया h² k²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर दें तमाम जो के स्टेट्स में हैं और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है ना, ये हम मालूम करना चाहते हैं, अब ये हम कैलकुलेट करेंगे। और के जो समेशन है ये उन तमाम के वेक्टर्स के ऊपर समेशन है, उन तमाम के वैल्यूज़ के ऊपर समेशन है जो विद इन द फर्मी स्फीयर है, यानी इस फर्मी स्फीयर के अंदर जो के वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर ये समेशन है। ठीक, तो टोटल एनर्जी जो है, अच्छा अब इधर जो है एक छोटा सा पॉइंट हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेट मी जस्ट मेंशन दैट बिकॉज दैट विल टर्न आउट टू बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब ये हमारे पास समेशन आ रही है। समेशन आर यूजुअली मोर डिफिकल्ट टू हैंडल देन इंटीग्रेशंस। तो हम करते क्या हैं कि जब इस किस्म के हमारे काफ़ी दफ़ा ये इंस्टेंसेस आएंगे कि हमारे पास समेशन ओवर के होगा, हमारे पास समेशन ओवर के होगा ऑफ सम फंक्शन एफ ऑफ के। ठीक है, और हम चाहेंगे कि इसको किस तरीके से हम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लें। तो हमें जो चीज़ फ़ायदा देती है ना वो ये है कि हमें पता है कि स्पेसिंग बिटवीन द के स्टेट्स क्या है या के वैल्यूज़ के दरमियान स्पेसिंग क्या है, वो ये बेसिकली ये स्पेसिंग, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम जहन में रखें, रिकॉल delta k is equal to v over 2 pi cubed, sorry, 2 pi cubed over v। ठीक है ना, ये जो हमारे पास ये, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये 1 इज़ इक्वल टू v ओवर 2 पाई क्यूब्ड डेल्टा के। डेल्टा के जो है ना वो आपको जो स्पेसिंग बिटवीन द के वैल्यूज़ है वो कर रही है। और इसमें देखना अब आपको ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है जिसको हम इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि फ़िज़िकली सेंसिबल है, वो ये है कि जब हम डील कर रहे होते हैं ना ये मैक्रोस्कोपिक सैम्पल्स, यानी कि आप डील कर रहे हैं ये कॉपर की वायर जो कि वॉल्यूम जिसका सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मीटर क्यूब भी हो सकता है एंड सो फोर्थ। सो दीज आर मैक्रोस्कोपिक लेंस। तो इसमें जो है ना स्पेसिंग जो है इन्वर्सली रिलेटेड टू द वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम जो है वो मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम हो तो ये स्पेसिंग बिटवीन द के पॉइंट्स बिकम्स वेरी स्मॉल। तो आप इसको जो समेशन है उसको आप जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे है उसको आप कंटिन्यूस वैल्यूज़ के से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इंटीग्रल के तौर पे रिप्लेस कर सकते हैं। उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि वी यूजुअली डील विद दीज वॉल्यूम्स विच आर मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम्स। तो के स्पेसिंग जो है स्पेसिंग बिटवीन द के पॉइंट्स या के स्टेट्स जो है दैट बिकम्स वेरी स्मॉल इन दैट लिमिट। तो हम अगर इस तरह है तो ये अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट करें, इसको अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट करें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज, समझ लें जैसा 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मगर 1 के अंदर आपके पास कुछ हिस्सा जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ के है, उसको हम समेशन से बाहर लिख लेते हैं, बाकी हिस्से को हम अंदर लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ के डेल्टा के। अब अगर वॉल्यूम ऐसा कहा कि मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इज़ वेरी लार्ज, तो इन दैट लिमिट डेल्टा के गोज़ टू 0। तो अगर डेल्टा के तो v इज़ वेरी लार्ज, डेल्टा के बिकम्स वेरी स्मॉल। तो हम इस समेशन को जो है ये अप्रोच कर ये रीमानियन सम बन जाता है, जिसको हम एक इंटीग्रल से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये v ओवर
टू पाई क्यूब्ड है, जो फैक्टर पहले ही था बाहर, और हम समेशन को इंटीग्रल्स की टर्म्स में लिख लेते हैं d3k, क्योंकि 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट है k में, और ये f ऑफ k। तो ये हमारा आमतौर पर रहेगा, यानी कि हम ये लिखेंगे सिग्मा k। आपके पास ये काफ़ी दफ़ा ये हमें करना पड़ता है, क्योंकि आप रीजनेबली ये क्यों मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम से डील कर रहे हैं, के स्पेसिंग्स आर वेरी स्मॉल, सो इट्स मोर कन्वीनियंट टू रिप्लेस द समेशंस विद द इंटेग्रल्स। तो ये हम ये करते रहते हैं कि ये v ओवर 2 पाई क्यूब्ड d3k f ऑफ k, ठीक है ना, ये k। तो ये समेशंस इंटीग्रल का जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, और उसका सबसे पहला इस्तेमाल जो भी हम इस कोर्स में करने लगे हैं वो भी हम करने लगे हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास इसी किस्म की सूरत हाल है। हमारा एफ ऑफ के ये है, ये जो एफ ऑफ के है ना वो ये है, तो हमें इस समेशन को हम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ये इस तरीके से। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज़, एनर्जी जब हम लिख रहे हैं तो ये 2 का फैक्टर तो पहले ही आ रहा था, इसको अब देखते चले जाएं। इसको हम जो है इस तरह लिख रहे हैं 2 इंटू वी ओवर 2 पाई क्यूब्ड, ठीक है ना, ये आ गया, ओ ये आ गया, ठीक है। और फिर आपके पास d3k h बार स्क्वेयर्ड k स्क्वेयर्ड ओवर 2m, एक्सक्यूज मी, अच्छा। अब हम इधर जो है ना, अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करें ना, तो यहाँ पे आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके पास ओके, तो यहाँ से आपके पास जो है 4 पाई आ जाएगा, जो कि सॉलिड एंगल है, वो फिर आप एक फैक्टर इधर से आप कैंसिल कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो है वो k स्क्वेयर डी के आ जाएगा, तो आपके पास बेसिकली ये फॉर्म बन जाएगी कि 2v ओवर 2 पाई स्क्वेयर्ड, यानी पोलर एंगल जो 4 पाई आया था ना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और h स्क्वेयर्ड ओवर 2m हम बाहर ले लेते हैं, यानी ये h स्क्वेयर ओवर 2m, तो आपके पास k स्क्वेयर डी के से आपके पास यहाँ पे आ गया k4 tk, और जो इंटीग्रेशन लिमिट है ना वो 0 to kf, क्योंकि फर्मी स्फीयर में तमाम फील्ड स्टेट हैं वही कंट्रीब्यूट कर रही हैं एनर्जी में, तो वो उनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो kf है। तो ये जब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो v ओवर 2 पाई स्क्वेयर्ड m आ जाता है, h बार स्क्वेयर्ड kf टू द पावर 5, ये सिंपल सी इंटीग्रेशन ये आ गया। और अगर आप ये याद रखें, जैसा मैंने पहले बताया था कि EF जो है वो h बार स्क्वेयर्ड kf स्क्वेयर्ड ओवर 2m है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट द फर्मी सरफेस, ये फर्मी एनर्जी है। और साथ ये भी याद रखें कि kf जो है वो इसकी टर्म में 2 पावर्स जो हैं kf की, ये आप खुद कर सकते हैं, 2 पावर्स kf स्क्वेयर्ड की ना वो EF के लिखने में काम आ जाएंगी, तो फिर kf क्यूब्ड रह जाएगा। kf क्यूब्ड अगर आप इधर क्यूब करें तो ये 3 पाई स्क्वेयर्ड n आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर आप इसको जो है ज़रा सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और सिंपल फॉर्म ये है कि आप इसको जो है मीन एनर्जी जो है, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन जो है, जिसको आप एप्सिलॉन बार से लिख रहे हैं वो E ओवर n है। ये सिंपल अलजेब्रा है, कोई ऐसी इसमें वो नहीं है, एक बड़ा सिंपल सी फॉर्म फिर बन जाती है EF।
तो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन जो है इन अ फील्ड फर्मी स्फीयर वो 3/5 ऑफ द फर्मी एनर्जी, 3/5 ऑफ द फर्मी एनर्जी। दिस इज़ अ वेरी वेरी जो है ना यूज़फुल रिज़ल्ट। और इधर हमने 2-4 चीज़ें सीखी कि बेसिक डेफिनेशन सीखे कि ये क्या हैं। और ये रिज़ल्ट्स जो है ना, हम वैसे तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एट टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन जहाँ पे भी वो केस है ना, जब टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू ज़ीरो हम कह रहे हैं, तो ज़हन में रखें कि ये उस वक्त भी होल्ड करता है अगर सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो TF से काफ़ी स्मॉल है, तो आप करता है। TF जो है ना वो थाउजेंड्स ऑफ केल्विन आता है इन डेंसिटी के लिए, क्योंकि आपको पता है ना TF जो है वो सिर्फ KF पे डिपेंड करता है, जिधर हमने इधर डिफाइन किया था ना, या EF पे डिपेंड करता है। EF जो है वो KF पे डिपेंड करता है, तो KF जो है वो N पे डिपेंड करता है, नंबर डेंसिटी। तो बेसिक जो आपके पास वेरिएबल है ना, वो ये N ही है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर डेंसिटी है। जो और नंबर डेंसिटी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की आमतौर से मेटल्स में होती है, उसका नंबर्स अगर आप इसमें डालें जो 10⁻27-28 पर सेंटीमीटर क्यूब्ड है, तो वो जो नंबर्स अगर आप इसमें डालें ना, तो वो नंबर्स आपको फिर जो TF के देते हैं ना, वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केल्विन आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पे भी अगर आप कर रहे हैं ना, रूम टेम्परेचर इज़ मच स्मॉलर देन TF, तो ये वाली कंडीशन जो है इवन देन इट इज़ ये सेटिस्फाई काफ़ी हद तक रीजनेबली सेटिस्फाई हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली गुड रिजल्ट्स आपको ये मिल जाते हैं जो होल्ड करते हैं उस केस में भी। मगर स्ट्रिक्टली जो है हम कहते हैं ना कि लो टेम्परेचर से मुराद फिर यही ली जाती है। तो जहाँ तक मेटालिक स्टेट का ताल्लुक है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो मेटालिक स्टेट का वो ये है कि इसकी एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर of a metallic state, metallic phase, is that it has a Fermi sphere, it has a Fermi surface, कि उसमें एक फर्मी सरफेस होती है, यानी ये फर्मी स्फीयर है उसकी ग्राउंड स्टेट, और एक फर्मी सरफेस है जो कि अनऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड स्टेट्स को जो है वो डिस्टिंग्विश कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटालिक स्टेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसमें एक फर्मी सरफेस होती है। और अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें फॉर T much smaller than TF, much smaller than TF, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं कि अगर आप स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करें तो स्पेसिफिक हीट जो है वो लीनियर इन टेम्परेचर आ जाती है विद सम कोफिशिएंट, लेट्स मी जस्ट राइट इट डाउन, गैमा T की टर्म्स में आ जाता है। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो लीनियर इन टेम्परेचर है। तो ये मेटालिक फेज की अगर आप कोई फिज़िकल प्रॉपर्टी जो कि एक्सपेरिमेंट्स में चेक की जा सकती है उनको देखें, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो लीनियर इन टेम्परेचर आती है। तो अगर आप ये मेजरमेंट कॉपर वगैरह पे करें और किए हैं लोगों ने, तो ये चीज़ होल्ड करती है। इसका मतलब ये है कि जो समरफेल्ड मॉडल के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी रीज़नेबल हैं एट लो टेम्परेचर्स, लीनियर इन T, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट आ रहा होता है ना, समरफेल्ड कोफिशिएंट, ये जो है ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ द फर्मी एनर्जी, फर्मी सरफेस पे या फर्मी एनर्जी पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं उस पर डिपेंड करता है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह अगर आप सस्टेबिलिटी कैलकुलेट करें तो वो कांस्टेंट आ जाती है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। पॉली मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो है, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड, और रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो पॉली सस्टेबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह अगर आप रेजिस्टिविटी डिटरमिन करते हैं तो वो जो है वो इस तरीके से बिहेव करती है कि लो टेम्परेचर पे
ज़ीरो टेम्परेचर जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ ये रो नॉट जो है इसको हम कहते हैं रेजिडुअल रेजिस्टिविटी, रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। ये सिर्फ इम्प्योरिटीज़ की वजह से होती है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और ये जो है ना जब आप इलेक्ट्रॉन्स की तरह इंटरेक्शन शामिल करें तो ये वहाँ से ये टर्म आती है। तो लो टेम्परेचर पे ये बिहेवियर है रेजिस्टिविटी का। ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जिस वक्त आप कोई मॉडल बनाते हैं, जिस तरह समरफेल्ड मॉडल है, और तो फिर उसके बाद आपने उस मॉडल को टेस्ट भी करना है। तो टेस्ट करने के लिए कि ये इन मेटल्स को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आपको इन मेटल्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। अगर उन पे जो है उनको हीट अप किया जाए और ये मालूम किया जाए कि उनकी हीट कैपेसिटी कैसे चेंज होती है, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो कैसे तब्दील होती है टेम्परेचर के साथ, तो समरफेल्ड मॉडल जो है ना वो ये प्रिडिक्ट करता है। ये कैलकुलेशन अभी हम कर नहीं रहे। कई दफ़ा जब मैं ये कोर्स पढ़ाता हूँ तो ये कैलकुलेशन हम कर भी लेते हैं, मगर टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है। इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू चेक इट आउट कि आप ये कैसे कैलकुलेट की जाती है समरफेल्ड मॉडल में। तो अप्रॉक्सीमेशंस कुछ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं इन थोड़े से 2-3 सफ़े की कैलकुलेशन में। यू कैन शो के जो हीट कैपेसिटी है, अगर आप ये फ्री फर्मी गैस ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को आप फर्मियंस के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे, यानी कि समरफेल्ड मॉडल है आपका, तो जो हीट कैपेसिटी है वो लीनियर इन टेम्परेचर आ जाती है। तो दिस इज़ द प्रेडिक्शन ऑफ द मॉडल। एंड देन यू गो आउट देयर एंड डू एन एक्सपेरिमेंट ऑन कॉपर फॉर एग्जांपल, कि हीट कैपेसिटी की आप एक्सपेरिमेंट में मालूम कर सकते हैं। तो आप मालूम करते हैं तो इट टर्न्स आउट दैट एट लो टेम्परेचर्स, दो से मुराद ये है, ये ही रिजल्ट आता है। तो ज़बरदस्त, इसका मतलब है कि समरफेल्ड मॉडल की प्रेडिक्शन करेक्ट है। इसी तरह आप पॉलिस मैग्नेटिक सब्टिबिलिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और आप भी मालूम करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो मैग्नेटिक सब्टिबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ जाती है। अगर आप रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी डिटरमिन करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी जो हमने पहले बात कर रहे थे, वो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डिटरमिन करते हैं तो वो इस तरीके से आती। तो इसका मतलब ये है, यानी कम अज़ कम अगर हम इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ जाती है लो टेम्परेचर पे, जिसमें आपने कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी शामिल की हैं, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ हैं। तो ये सारी जो हैं प्रेडिक्शंस आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये थ्योरी और एक्सपेरिमेंट का बड़ा क्लोज कनेक्शन है और रिजल्ट्स जो हैं वो उसको मैच करते हैं। तो आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो यही है कि ये तस्वीर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सारी सबसे इम्पॉर्टेंट है, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब हमने फॉर्मली हमने ये भी मालूम किया और कि जी ये क्वांटिटीज़ जो जिनको हमने इधर डिफ़ाइन किया था फर्मी वेव नंबर वगैरह को, उनको जो है वो आप वो उनकी फॉर्मल एक्सप्रेशन है क्या और वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। तो वो टर्न्स आउट दैट डिपेंड ऑन द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमने फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी मालूम कर लिया, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर लिया इन टर्म्स ऑफ द फर्मी एनर्जी। तो फर्मी एनर्जी, फर्मी टेम्परेचर, फर्मी वेव वेक्टर, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़। मेटेलिक फेज़ में जो है इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि फर्मी सरफेस है, और फर्मी सरफेस किसी मटेरियल का हो और वो जो है तो वो मेटेलिक फेज़ में होगा और लो टेम्परेचर पे उसकी ये मुख्तलिफ यानी थर्मोडायनेमिक जो ऑब्जर्वेबल है, जो जिसकी एग्ज़ाम्पल जो स्पेसिफिक हीट है वो ये है, मैग्नेटिक रिस्पांस ये है, और चार्ज रिस्पांस जो है वो ये है। तो ये जो हैं ये आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं और चेक भी हुए हुए हैं। तो ये उस लिहाज से एक आप समझ लें कि फुल सर्कल हो जाता है थ्योरेटिकल मॉडल एंड यू कंपेयर विद एक्सपेरिमेंट्स एंड यू गेट द रिजल्ट एंड और सही आ जाता है तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं कि अच्छा मॉडल था ये। तो ये बेसिक जो है ना कुछ चीज़ें थी जो हमने बुनियादी चीज़ें थी जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स की हमने डिस्कस की। तो आज के लेक्चर हम यहाँ रोकते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे बढ़ें।